हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआईटी क्लासेस, जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगें क्या होती हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का मुझे मिला तो मैंने सोचा कि चलो मेरे बच्चों से, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों से शेयर कर देना चाहिए कि आखिर होता क्या है ये, है ना, ध्वनि तरंगें वगैरह होती क्या है। देखो, ध्वनि क्या होती है? ध्वनि को हम लोग यांत्रिक तरंगें भी कहते हैं। ध्वनि को यांत्रिक तरंगें भी कहते हैं। अब मुझे बोला जाएगा यांत्रिक तरंगें क्यों कहते हैं मैडम? यांत्रिक तरंगें क्यों कहते हैं? मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे ही क्यों कहते हैं? ध्वनि को हम यांत्रिक तरंगे ही क्यों कहते हैं, ये चीज़ बोला तो समझिए। माध्यम, ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? अभी मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया कि ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि ध्वनि यांत्रिक तरंगों को संचरण करने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंग को संचरण करने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि के कणों को संचरण करने के लिए ध्वनि के कणों को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगों को संचरण करने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि के संचरण को, ध्वनि के कणों को संचरित करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए ध्वनि को यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। तथा यह ध्वनि प्रत्यास्थ तरंगे भी कहलाते हैं। ठीक, याद रखना, राइट डाउन कर लो इसको। तो प्रत्यास्थ तरंगे भी कहलाती हैं।
ठीक है बच्चों, अब आते हैं फाइनली द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर समझना। तो चलिए शुरू करते हैं अनुप्रस्थ और जैसे मैं लिखा रही हूँ वैसे लिखिएगा, ठीक है। तो ध्वनि को यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स। Sound is also known as mechanical waves because it is also necessary to medium for propagation, and the sound is also need for medium for the propagation, so that is also known as the mechanical wave of the motions, ठीक है। find out। अच्छा एक बात बताओ, दूसरी चीज़ पूछती हूँ। मान लीजिए आप लोग बढ़िया मून पे गए अपने दोस्त के साथ, चंद्रमा पे गए और चंद्रमा में आपने दोस्तों से बात की, यार यहाँ तो बड़ा बढ़िया सेटअप बना है, यहीं रहते हैं यहाँ कर, ना मम्मी डांटेंगी ना पापा कुछ कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो सेटअप किया है, क्या वो जो बोल रहा है वो आपको सुनाई देगा? देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। वो जो भी बोलेगा नहीं सुनाई देगा, क्योंकि चंद्रमा पर वैक्यूम तो है ही नहीं, वायु है ही नहीं। तो जब वायु नहीं है तो ध्वनि के कण कहाँ से कंपन करेंगे? और जब ध्वनि के कण कंपन ही नहीं करेंगे, तो जब ध्वनि के कण कंपन नहीं करेंगे तो फिर ध्वनि कहाँ से होगी? ध्वनि को तो माध्यम की ज़रूरत है, तो ना ध्वनि के कण कंपन करेंगे ना ध्वनि को कोई माध्यम मिल रहा है, तो हमें ध्वनि सुनाई देगी ही नहीं। समझ में आया? चलो अब लिखते हैं अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर। ठीक है, तो एक तरफ लिख लीजिए अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी तरफ लिख लीजिए अनुदैर्घ्य तरंग। तो बच्चों इसमें क्या है कि इसमें अंतर देखना है। चलिए अंतर देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंग, ये तरंग पहला पॉइंट लिखिए मेरे साथ, ये तरंग की चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, और ये तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, समांतर कंपन करते हैं। ठीक है, समांतर या अनुदिश, अनुदिश भी बुक में लिखा रहता है, अनुदिश कंपन करते हैं। ठीक, पहला तो पॉइंट ये हो गया। ये तरंग अगर मैं बोलती हूँ ये तरंग, आप ये बोल सकते हो यहाँ पे तो माध्यम के कण है ना, ये ज़्यादा सही रहेगा। माध्यम के कण तरंग के चलन, और यहाँ पे भी लिख दीजिए माध्यम के कण तरंग की चलने की दिशा के समांतर कंपन करता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया, अनुप्रस्थ तरंगे जैसे लिख लीजिए, जैसे
रस्सी का खींचना, लंबवत करते हैं ना आप लोग, यहाँ पे ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो, डायग्राम के और अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से ऊपर नीचे कंपन कर रहा है ना। यहाँ पे लिखो जैसे स्प्रिंग का खींचना, स्प्रिंग का खींचना, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा नंबर, इसमें तरंग शंख व गर्त के रूप में चलती है। इधर लिखिए, इसमें तरंग संपीडन व विरलन रूप में चलती है, संपीडन व विरलन रूप में चलती है। देखिए, शंख गर्त, संपीडन विरलन, ये है संपीडन, ये है विरलन। ठीक, समझ में आया? तीसरा नंबर, या यहीं पे लिख लीजिए, इसी को रेस कर देते हैं। एक शंख व एक गर्त मिलकर अनुप्रस्थ तरंगें बनाती है। एक संपीडन व एक विरलन मिलकर अनुदैर्घ्य तरंगें बनाती है।
नेक्स्ट, एक शंख व एक घट मिलाकर अनुप्रस्थ तरंगे बनाते हैं। दूसरी चीज, अनुप्रस्थ तरंगे ठोस में पाई जाती है। ये द्रव पर, ये द्रव की सतह पर पाई जाती है, ना कि भीतरी भागों में। अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में पाई जाती है। ठीक है, तीनों माध्यम में पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में। अब बच्चों क्या बचा, तीनों माध्यम में पाई जाती है, एक और बचा है ना। तीन कितने पॉइंट हो चुके, 1 2 3, और उधर भी तो 2 हुए थे, 3 तो 5 तो हो ही चुके ना। लिख लेना, नंबर अपने हिसाब से बना लेना। इसमें दाब व घनत्व में परिवर्तन नहीं पाए जाते हैं। इसमें दाब व घनत्व में परिवर्तन पाए जाते हैं। फाइन बच्चों, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, लाइक अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगें क्या होती हैं, है ना। तरंग क्या होती है, तरंग के प्रकार क्या होते हैं, है ना। तरंगों माध्यमों की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, किसके लिए, संचरण करने के लिए। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक चीज़ समझाती हूँ तुम लोगों को। तुम लोग के बुक में तो ये नहीं है, आगे पढ़ोगे, ज़रूर पढ़ोगे बच्चों। देखो, सुपर इम्पोजिंग क्या होती है, अध्यारोपण करना। एक चीज़ याद रखना, जब आप हो, आप किसी से बात कर रहे हो और कहीं पे फ़ोन होता है ना, कोई और मतलब कोई और बोलने लगता है, इससे बोलते हैं सुपर इम्पोज करना, यानी एक तरंग पर दूसरी तरंग का इस तरीके से अध्यारोपण होना, इसे बोलते हैं सुपर इम्पोज होना। ठीक है, तो ये अध्यारोपण होती है बच्चों। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अध्यारोपित क्यों होती है, ये सुपर इम्पोज कैसे हो सकती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब ये चीज़ कर लोगे ना, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी क्यों अध्यारोपित होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब अध्यारोपित करना क्या होता है, मान लीजिए आप फ़ोन पे बात कर रहे हो किसी से, है ना, उसी जगह पे किसी दूसरे की आवाज़ सुनाई देने लगी, यानी दो वेव आपस में, दो वेव एक दूसरे से टकराने लगी, दो वेव आपस में एक दूसरे से टकराने लगी, इसे बोलते हैं अध्यारोपण होना। ठीक है, जब दो वेव एक दूसरे से टकराने लगती हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग अध्यारोपित होना, की तरंग क्या हो गई, अध्यारोपित हो गई। समझ में आ गया। अच्छा, अब
एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट तो दैनिक जीवन से रिलेट करती है, जैसे हम बात करते हैं इस तरीके से चल रही है वेव, मान लो कि बीच में क्या हो गया, मान लो बीच में क्या हो गया, वेव चलते चलते एकदम से फ्लक्चुएट होने लगी, फिर चली फिर रुक गई, फिर चली फिर फ्लक्चुएट हो गई। तो ये क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, तेज़ी से चलेगी फिर नीचे गिर जाएगी, फिर तेज़ी से चलेगी फिर नीचे गिर जाएगी, फिर तेज़ी से चलेगी फिर नीचे गिर जाएगी। इससे क्या होगा, आवाज़ आएगी, हाँ बढ़िया बात चली, फिर जैसे हेलो आवाज़ आ रही है, हेलो नहीं। तो ये चीज़ है, जब सही सही चल रही है तो सही चलेगी, जब एकदम से फ्लक्चुएट होकर नीचे गिरेगी तो आवाज़ आना हमको धीरे धीरे क्या होने लगेगी, बंद होने लगेगी, फिर सही से चलने लगेगी, फिर आने लगेगी, हाँ भैया आ रही है आवाज़। ये जियो का नेटवर्क आजकल बहुत ख़राब चल रहा है ना, कुछ इस तरीके से। तो तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अंधार तरंगे। क्या होती हैं, शंग और गर्त क्या होते हैं, संपीड़न विरलन बता दिया, ठोसों में पाई जाती है। क्यों ठोसों में पाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी क्या होता है, दृढ़ता होती है। दृढ़ता क्या होता है भाई, दृढ़ता ये होता है कि किसी चीज़ को दृढ़ रूप से पकड़े रहना। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड में जिसके अंदर के अणु होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, दृढ़तापूर्वक ही तो पकड़ते हैं, दृढ़तापूर्वक ही तो पकड़ते हैं, है ना, दृढ़तापूर्वक पकड़े रहते हैं। जब खींचोगे तो गिर जाएंगे, नहीं खींचोगे तो ऐसे ही रहेंगे, सॉरी मतलब दृढ़तापूर्वक। इसमें क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतरा आणविक बल क्या होता है, ज़्यादा होता है, समझ में आया। तो इसी तरीके से ये क्या होती है, रिजिडिटी ज़्यादा होती है। दाब व घनत्व में परिवर्तन नहीं पाए जाते हैं। प्रेशर लगाने पर कोई भी चीज़ नहीं होगी भाई, प्रेशर लगाओ कितना भी लगाओ, वापस ऐसे छोड़ोगे तो फिर वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत हुई हो तो बताइए, नहीं हुई तो आगे चला है, हमें नहीं लगता कुछ हुआ है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने तीसरे टॉपिक पे ध्वनि की अभिलाक्षणिक लक्षण, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जहाँ पर हम बताएंगे आयाम क्या होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, फलाना ढिमकाना, है ना, इस तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग कवर अप करेंगे व्हाट वी हैव डन इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग कवर अप करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या होती हैं, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, किस तरीके से तरंग की कुछ परिभाषाएं होती हैं, आयाम क्या होता है, आवर्त क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखने से पहले हम थोड़ी सी उसकी एक ग्लिम्स देख लेते हैं। लेट अस सी अ ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब झलक देख लेते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड्स अभिलक्षण, ध्वनि के अभिलक्षण, ध्वनि के अभिलक्षण, समझ में आ रहा है, ध्वनि के अभिलक्षण। देखो बच्चों, कला क्या होती है, कंपन की कलाएं क्या होती है। देखो हमने उस दिन बताया था, ये होती नहीं, समझा रहे हैं कि अभिलक्षण में काम नहीं करती। मान लीजिए अभी बताया था ये श्रंग है, ये गर्त है, फिर ये श्रंग है, ये गर्त है। तो ये श्रंग है, ये गर्त है, और ये श्रंग है, और ये क्या है, गर्त है। एक श्रंग एक गर्त, एक श्रंग एक गर्त। तो ये क्या कर रहा है, एक ही फेज में चल रहा है, श्रंग से गर्त, श्रंग से गर्त, यानी गर्त से गर्त और श्रंग से श्रंग से श्रंग चेंज हो रहा है, कला हो रही है। एक ही कला में विभिन्न माध्यमों में तरंगों की चाल क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी कि कंपन की जो कला है एक कण से दूसरे कण पर बदलती रहती है, एक कण से दूसरे कण पर क्या करती है, बदलती रहती है, ठीक। अब इसी के आगे हम पढ़ेंगे आयाम क्या होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है।